नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट सेकंड ईयर। टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। विद्यार्थियों, हमने पूर्व कक्षाओं में राष्ट्रपति के पद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति की शक्तियां जिसमें सामान्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां इत्यादि का अध्ययन किया। आज हम राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है उसका अध्ययन करेंगे। तो जब हम राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर संविधान में ये लिखा गया है कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो इस संवैधानिक प्रावधान को पढ़कर प्रथम दृष्टा ये बात स्पष्ट हो जाती है कि राष्ट्रपति देश का सर्वे सर्वा है, समस्त कार्यपालिका शक्तियों का वो केंद्र बिंदु है। लेकिन साथ ही साथ आगे ये लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा या मंत्री परिषद के माध्यम से करेगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो ये जो दूसरी लाइन है, ये फिर राष्ट्रपति की शक्तियों को प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में ट्रांसफर कर देती है। तो इस आधार पर दो तरीके की स्थिति राष्ट्रपति की बनती है, क्या वो वास्तविक शासक हैं या केवल नाम मात्र के शासक हैं। तो इस आधार पर विभिन्न जो विद्वान हैं, जो जिनका संबंध संविधान के निर्माण से भी ताल्लुक रखता है, संविधान के वो विशेषज्ञ भी हैं। दो वर्ग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति की इस स्थिति के बारे में भिन्न भिन्न मत रखते हैं। एक वर्ग है जो राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र का या संवैधानिक अध्यक्ष ही मानते हैं। और इस दृष्टि से हम बात करें तो भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एमसी सीतलवाड़ा, टीटी कृष्णमाचारी, ये कुछ विद्वान ऐसे हैं जो भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक अध्यक्ष ही मानते हैं। भीमराव अंबेडकर के विचारों को हमने पहले भी राष्ट्रपति के संबंध में क्या उनकी मंशा थी, क्या वो राष्ट्रपति पद के बारे में उनकी सोच थी, वो हम उसका उल्लेख कर चुके हैं। पुनः यहाँ स्मरण कराना उचित होगा कि भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटेन में सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र पर शासन नहीं करता। तो ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट किया है। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी है, वरन उसके पद को गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। जवाहरलाल नेहरू की टिप्पणी भी जो है अम्बेडकर की जो सोच है, अम्बेडकर के जो विचार हैं राष्ट्रपति के पद को लेकर, उनको ही और पुष्टि करते हैं कि ये गौरव का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है, देश का संवैधानिक प्रधान है, जो प्रतीक है, शासन नहीं करता है। जो पहले जो राष्ट्रपति हैं भारत के, राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हो। फिर भी ये आशा की जाती है कि जैसे इंग्लैंड का राजा हमेशा अपने मंत्रियों की सलाह को मानता है, वैसे ही प्रथा इस देश में अपना ली जाएगी और राष्ट्रपति सब कामों में केवल नाम मात्र का शासक होगा। तो ये जो पहले राष्ट्रपति हैं उनके विचार हैं। तो इन तीन महापुरुष जो भारत के हैं, जिसमें एक तो पहले प्रधानमंत्री हैं, एक पहले राष्ट्रपति हैं और एक संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, जिनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है, उनके विचार हैं जो राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान मान रहे हैं, वास्तविक शासक नहीं मान रहे हैं, वो केवल गौरव का प्रतीक मान रहे हैं। अब हमको
जो है कुछ कोर्ट के जो केस हैं उनके आधार पर भी इस संबंध में राष्ट्रपति की स्थिति को समझना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने शमशेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को स्वीकार किया और ये कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होते हैं। वे अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से ही करते हैं। तो पूर्व जो विचार जवाहरलाल नेहरू का, डॉक्टर अंबेडकर का, राजेंद्र प्रसाद का है, उसी बात को जो है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्त किया या पोस्ट किया। इसके बाद एक और जो मुकदमा है वो एम.वी. पायली के केस प्रकरण के संबंध में है। उसमें जो निर्णय न्यायपालिका ने दिया हुआ है, जब तक मंत्रिमंडल को संसद का विश्वास प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने को विवश है। वास्तविकता तो यह है कि उसकी अपनी स्थिति केवल एक परामर्शदाता की ही रहती है। पायली ने यह भी माना कि आपात उपबंधों के कारण राष्ट्रपति के तानाशाह बनने की संभावना नहीं के बराबर है। तो इस एम.बी. पायली के मत से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति तो आपातकालीन जो प्रावधान है जिसका उल्लेख हमने कल की कक्षा में किया था, अनुच्छेद 352, 356 और 360, उनका प्रयोग करते हुए भी तानाशाह नहीं बन सकते या वास्तविक शासक नहीं बन सकते। वो केवल संवैधानिक प्रधान ही रह सकते हैं। तो इस पूरे अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति की स्थिति एक संवैधानिक प्रधान की है, एक गौरव की है, देश का नेता है और राष्ट्र का नायक है, लेकिन वो शासक नहीं है। अब दूसरी जो स्थिति है वो उस वर्ग की है जो ये मानते हैं कि राष्ट्रपति वास्तविक सत्ताधारी होता है। इसमें खासकर के.एम. मुंशी का विचार ये था कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को फ्रांस के राष्ट्रपति की भांति केवल नाम मात्र का अधिकारी नहीं बनाया है। के.एम. मुंशी संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं और भारत के प्रमुख संविधानविद रहे हैं। तो उनका यह मानना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति की तरह केवल नाम मात्र का अधिकारी नहीं बनाया। उन्होंने अपनी पुस्तक में ये कहा, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति, जो उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की शक्तियों का स्रोत संविधान है, अतः वह मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए परामर्श को मानने को बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ उसे संविधान की रक्षा और जनता के हितों का संरक्षण करने के लिए बाध्य करती है। तो के.एम. मुंशी ने एक बहुत ही सूक्ष्म सवाल को अभिपुष्ट करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति संविधान की शपथ लेते समय इस बात की शपथ लेते हैं कि भाई वो देश के संविधान की रक्षा करेंगे और जनता के हितों का संरक्षण करेंगे। तो देश के संविधान की रक्षा करने की नियत से और जनता के हितों को अभिपुष्ट या संरक्षित करने की नियत से वो वास्तविक शासक हो जाते हैं। ये के.एम. मुंशी साहब कह रहे हैं। पी.बी. बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जो रहे हैं, उन्होंने कहा राष्ट्रपति का पद स्वयं में एक संस्था है जिसकी स्वतंत्र सत्ता और स्वतंत्र कार्य होते हैं। तो ये भी राष्ट्रपति को सत्ताधारी के रूप में बनर्जी साहब अभिपुष्ट कर रहे हैं, उस रूप में देखते हैं। एक और संविधानविद भारत में हुए हैं जे.आर. सिवाच, उन्होंने कहा कुछ मामलों में राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श की अवहेलना करते हुए भी अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग किया जाना चाहिए यदि वह अपनी शपथ की प्रति निष्ठा रखता है। तो सिवाच ने एक सुझाव के तौर पर यह अपनी विश्लेषण के आधार पर यह कहा है कि जिस प्रकार की शपथ राष्ट्रपति लेते हैं संविधान की और देश की जनता के हितों के संरक्षण की, यदि उस शपथ के प्रति उसकी निष्ठा है तो राष्ट्रपति को जो है कुछ व्यक्तिगत विवेक से भी निर्णय लेने चाहिए। तो व्यक्तिगत विवेक से अगर राष्ट्रपति निर्णय लेगा तो फिर वो वास्तविक शासक वाली स्थिति हो जाती है। तो ये दूसरे वर्ग के विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रधान मात्र नहीं है बल्कि उससे ज्यादा है, शासक के तौर पर भी वो काम कर सकते
करता है, कर सकता है और उसको करना चाहिए। ये इन दो तरीके के विद्वानों के विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि राष्ट्रपति यद्यपि संविधान की भावना के अनुसार देश का संवैधानिक प्रधान है, वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही काम करता है और उसको करना भी चाहिए, ये संविधान की मंशा भी है। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति, जैसा कि बार बार विभिन्न विद्वानों के विश्लेषण में ये बात स्पष्ट हुई है कि राष्ट्रपति संविधान की सुरक्षा, देश के नागरिकों के हितों के संरक्षण की शपथ लेते हैं, तो संविधान की सुरक्षा और नागरिकों के हितों के खिलाफ यदि सरकार काम करती है, संसद कोई कानून बनाती है या इस प्रकार की कोई राजनीतिक घटनाक्रम का विकास होता है, तो राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा के लिए, देश के हितों का संरक्षण करने के लिए आगे आना चाहिए। ये भी एक संविधान की मंशा है और राष्ट्रपति के पद की प्रासंगिकता भी तभी है जब विशिष्ट परिस्थितियों में वो राजनीतिक जो कार्यपालिका है, जो कई बार राजनीतिक स्वार्थों की वजह से राष्ट्रीय और हितों को, संवैधानिक हितों को तिलांजलि देने की नियत से काम कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक नायक बनकर राष्ट्रपति देश का कार्यपालिका का मार्गदर्शन कर सकते हैं, दिशा प्रदान कर सकते हैं। और तो ये एक बड़ी भूमिका राष्ट्रपति की ऐसी स्थिति में जो है वो संविधान अपेक्षा रखता है। ये एक बात स्पष्ट तौर पर निकल कर आती है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियां ऐसी हैं राजनीति में जब राष्ट्रपति को काम वास्तविक शासक के रूप में या अपनी संवैधानिक स्थिति से आगे जाकर काम करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन वो विशिष्ट परिस्थिति और सीमित अवधि के लिए ही वो चीजें उत्पन्न होती हैं। वो कोई स्थायी प्रावधान नहीं है, ना ही स्थायी स्थिति है कि जिसमें राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष तक वास्तविक शासक बनकर रह सकता है। वो विशिष्ट स्थितियां कब उत्पन्न होती हैं? एक तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति और सरकार बनाने के समय जब राष्ट्रपति आमंत्रित करता है दल के नेता को, तो उस समय वो विशिष्ट परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिल गया है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो उस दल के नेता को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे ही है। लेकिन जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर राष्ट्रपति की स्थिति विशिष्ट हो जाती है। राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेता है। राष्ट्रपति एक शासक के रूप में अपने संवैधानिक दायित्व का प्रयोग करता है कि वो किस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और उस सरकार बनाने का अवसर प्रदान करेगा। इस संबंध में क्योंकि 1990 के बाद में ऐसी कई विशिष्ट परिस्थितियां आई हैं जब किसी दल को बहुमत नहीं मिला और गठबंधनों के आधार पर सरकारें बनने लगी, तो कुछ परिपाटियां भी निर्मित हुई हैं। अब राष्ट्रपति उन परिपाटियों के आधार पर भी अपने विवेक से ऐसी स्थिति का मुकाबला करते समय निर्णय लेते हैं। तो इसमें 2-3 परिपाटियां बन गई हैं कि एक तो अगर चुनाव से पूर्व कोई गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा है, तो चुनाव के बाद में अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, लेकिन वो चुनाव पूर्व गठबंधन को बहुमत मिल गया है, तो उसके नेता को जो है वो आमंत्रित करेंगे सरकार बनाने के लिए। या चुनाव के पूर्व कोई गठबंधन नहीं हुआ है या गठबंधन हो भी रखा है, लेकिन गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिला, लेकिन चुनाव के बाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ दल गठबंधन बना लेते हैं और उसके पास पर्याप्त बहुमत की स्थिति बनती है, तो उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, अवसर देंगे। या ऐसी स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से ये देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति समर्थन प्राप्त कर सकता है, बहुमत साबित कर सकता है, उस आधार पर वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं और बहुमत साबित करने का अवसर दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका विशिष्ट शक्तियों का वो प्रयोग करते हैं, अपने विवेकाधिकार शक्तियों का वो प्रयोग करते हैं। इस समय जो है राष्ट्र के सामने राष्ट्रपति की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है।
एक लोकसभा का विघटन करते समय भी राष्ट्रपति की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है कि लोकसभा में किसी दल की सरकार, देश में जिस दल की सरकार है या जिस गठबंधन की सरकार है और उसमें अगर लोकसभा उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला देती है या ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि सरकार को लोकसभा में बहुमत नहीं रहा है, तो उस समय लोकसभा का विघटन किया जाएगा, सरकार को बर्खास्त किया जाएगा या दूसरे नेता को सरकार बनाने का अवसर दिया जाएगा। ये तमाम परिस्थितियां जो है राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करती हैं, वो कैसे इन परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे। इस संबंध में राष्ट्रपति का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 78 के तहत वो प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, वो राज्यों से भी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो कब किससे कैसी सूचना प्राप्त करेंगे, ये जो अधिकार है ये भी राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण बनाता है। इस आधार पर राष्ट्रपति समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं कि राष्ट्रपति को ये भान है कि सरकार के स्तर पर या मंत्रियों के स्तर पर, मंत्रिपरिषद के स्तर पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उसका भान ले सकते हैं और अपने दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो इस संबंध में राष्ट्रपति की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। एक जो उनका जो अधिकार, उनकी शक्ति है विधेयकों पर हस्ताक्षर करने की, इस संबंध में भी राष्ट्रपति एक संदेश देकर देश के सामने एक डिबेट शुरू करवा देते हैं और वो राष्ट्रपति उस के माध्यम से जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अगर नियम तो ये है कि संसद के दोनों सदनों में कोई विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास वो हस्ताक्षर के लिए जाते हैं, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो वो कानून बनता है। लेकिन राष्ट्रपति एक बार उस विधेयक को वापस संसद के पास में पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो जैसे ही राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजेंगे तो देश में एक डिबेट चल जाएगी, आखिर राष्ट्रपति ने इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए क्यों भेजा है। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में देश के सामने उभर सकते हैं। इसके अलावा विधेयकों पर हस्ताक्षर करते समय राष्ट्रपति जेबी वीटो का भी प्रयोग कर सकते हैं। जेबी वीटो का मतलब यह है कि उस विधेयक को उन्होंने स्वीकार किया है या नहीं किया है या उसमें कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं, इस पे कोई निर्णय ले लेकर मौन हो जाते हैं, वो उस पर निर्णय ही नहीं लेते हैं। अब ये कोई संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है कि कितने दिन तक वो मौन रह सकते हैं। तो इस आधार पर कई बार वो लंबे समय तक अगर उस विधेयक से सहमत नहीं है और उसको पेंडिंग रखना चाहते हैं तो वो पेंडिंग रख सकते हैं। तो ये इस आधार पर वो किस विधेयक को पेंडिंग रखेंगे, किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, ये उनकी अपनी उनका अपना इस समय विवेक इस्तेमाल करते हैं और वो जो भी परिस्थितियां होती है उसके हिसाब से वो तमाम सारी चीजों को देखते हैं। तो इस समय भी राष्ट्रपति का व्यक्तित्व देश के सामने बहुत प्रमुखता के साथ स्पष्ट होता है। आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन हमने राष्ट्रपति की किया ही है। आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते समय भी राष्ट्रपति अचानक देश के सामने एक नायक के तौर पर एक चर्चा उनकी होती है और वो देश जो है ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की तरफ देखता है। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यद्यपि आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने की संविधान के अंदर नियमावली दे रखी है कि उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद के मंत्रिमंडल और के लिखित परामर्श भी अब राष्ट्रपति कर सकता है। संसद की स्वीकृति जरूरी है, तो लेकिन फिर भी जो है राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते समय महत्वपूर्ण हमें देखते हैं। तो इस रूप में उनकी स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये एक पूरा जो अध्ययन है उस आधार पर ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों के तहत जो स्थिति उसकी बनती है उसमें वो हमारी देश का संवैधानिक प्रधान है। लेकिन संवैधानिक प्रधान होने के साथ साथ राष्ट्रपति इस देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और गौरव के प्रतीक भी हैं, क्योंकि वो केवल केंद्र सरकार की कार्यपालिका के प्रमुख ही नहीं है बल्कि वो राज्यों के भी प्रमुख हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल वहां को काम करता है। तो इसलिए राष्ट्रपति केवल केंद्र के ही नहीं, केवल राज्य के नहीं मिले, पूरे राष्ट्र के नायक होते हैं, पूरे राष्ट्र के प्रधान होते हैं। और जब कभी भी
देश की राष्ट्रीय राजनीति की वजह से प्रांतों की सरकारें या केंद्र की सरकारें दलीय स्वार्थों के वशीभूत होकर संविधान के प्रावधानों के खिलाफ चली जाती हैं, संवैधानिक परिपाटी मूल्यों के खिलाफ चली जाती हैं, तब राष्ट्रपति अपने व्यक्तित्व से, अपने जो विराट व्यक्तित्व से, संविधान में जिस शपथ को उन्होंने ली है देश के संविधान की रक्षा करने, देश के लोगों के हितों का संरक्षण करने की, उनके आधार पर वो हमको सामने प्रकट होते हैं, देश को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, देश का मार्गदर्शन करते हैं। और जब वो देश का दिशा निर्देश करते हैं, देश का मार्गदर्शन करते हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और वो कोई भी विचार रखते हैं इस हैसियत से, तो उस पर राष्ट्रीय चिंतन मंथन विचार विमर्श एक डिबेट हो जाता है। तो इससे जो नकारात्मक चीजें देश की राष्ट्रीय राजनीति में उत्पन्न होती हैं, उन सब को समेटते हुए राष्ट्रीय सहमति की तरफ देश बढ़ने की कोशिश करता है। और जो संविधान भारत की कल्पना करता है, जो संविधान में भारत की परिकल्पना है, भारत के शासन की जो परिकल्पना है, उस तरफ बढ़ने में मदद मिलती है। तो इस रूप में हमें देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है इस रूप में जो है संवैधानिक प्रधान होते हुए हम केवल ये नहीं कह सकते कि वो केवल रबड़ स्टैंप है। रबड़ स्टैंप वो बिल्कुल नहीं है। वो देश के मार्गदर्शक भी हैं, संविधान के रक्षक भी हैं, और देश की जनता के हितों के अंतिम संरक्षक भी वही हैं, जो संविधान की भावना के अनुसार उस समय देश को जो है उजाला दिखाते हैं, जब राजनीतिक दल या अपने दलीय स्वार्थों की वजह से नकारात्मक काम करने लग जाए, या देश की राजनीति जब देश को दिशा नहीं दिखा पाती है। तो इस रूप में राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यद्यपि संविधान में उनके इस पद को संवैधानिक प्रधान का ही दर्जा दिया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।